चलो रिकॉर्डिंग भी लगा दिए। पाकिस्तान अफेयर्स का हमने इवेंट पढ़ा था। हाँ, वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ ली थी ना। वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्लियर हो गई। इसके रिजल्ट भी हमने पढ़ लिए, इसके रीजंस पढ़े, काजेज वगैरह क्या थे। यस सर, यस सर, ओके। आज हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान। ये वेरी वेरी जो है ना, ग्रेट पर्सनालिटी थी उस टाइम, जिन्होंने मुस्लिम्स के लिए बड़ा काम किया था उस टाइम। सही है। सर सैयद अहमद खान, 75 रुपीज का जो नोट है, उसकी बैक साइड पे देखेंगे आपको इसकी तस्वीर नजर आएगी। तो इसकी पाकिस्तान के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाई थी, ये हम पढ़ते हैं अभी। 1817 में ये पैदा हुए, 98 में इनकी डेथ हो गई थी। जैसे अभी वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये जज भी रह चुके हैं और ये बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे थे। ये आपको नजर आ रहे होंगे कि ये शायद मौलवी हैं। मौलवी नहीं है, ये सेक्युलर बंदे थे और जो है ना, दोनों को साथ चला रहे थे, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम। अभी सबसे पहले समझते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ 1857 के बाद। सही हो गया। जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी इंडियंस ने, मुस्लिम्स एंड हिंदूज ने, तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था, यह बंदा क्यों आया सर सैयद अहमद खान, बीच में क्या था। आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस मुस्लिम्स बिकेम द मेजर टारगेट ऑफ ब्रिटिश। मैंने आपको उसी टाइम ही भी बताया था कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश ने सबसे पहले मुस्लिम्स को टारगेट किया। क्यों किया? क्योंकि मुगल्स इनके थे, मुस्लिम्स थे ना। बहादुर शाह जफर हमने जो पढ़ा था, वो लास्ट रूलर था। और जो है ना, मुस्लिम्स के, ब्रिटिश का ये आर्ग्यूमेंट था कि जो मुस्लिम्स हैं ये बगावत करते हैं। क्योंकि आपको पता है मुस्लिम्स में फिर जिहाद का भी कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले ब्रिटिश ने मुस्लिम्स को टारगेट करना शुरू किया वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। क्या हुआ दूसरा? मुस्लिम्स ओनली मुगल डिक्लाइन। मुस्लिम्स का जो रूल था, एक मुगलों का रूल था, वो खत्म हो चुका था। मुस्लिम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल कंडीशन बिकेम वर्स्ट। तो मुस्लिम्स की सोशली, पॉलिटिकली सारी सिचुएशंस खराब हो चुकी थी। ब्रिटिश अक्यूज्ड मुस्लिम फॉर वार एंड साइडेड विथ हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। फिर जो है ना, ब्रिटिश ने खेली। ब्रिटिश ने क्या किया, कहा कि जो है ना, मुस्लिम्स ये बड़े जो है ना, इन्होंने ही जंग को, वार ऑफ इंडिपेंडेंस को चलाया था। और उन्होंने हिंदूज की साइड ली ब्रिटिश ने, और मुस्लिम्स के खिलाफ हो गए। तो इससे आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो रही है। मतलब क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया वार ऑफ इंडिपेंडेंस में कि जंग में इंडियंस थे। इंडियंस का मतलब है कि हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे। बट ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। क्या खेली? कि उन्होंने हिंदूज को तो कुछ नहीं किया, बट मुस्लिम्स पे सारा इल्जाम लगा दिया। और कहा कि ये सारी जंग जो है ये मुस्लिम्स की वजह से हुई है। सही हो गया? तो ये मुस्लिम्स पीछे हो गए, या वो जो है ना, उनकी हालत खराब हो गई। मुस्लिम्स हैड नॉट डेयर टू टॉक विद ब्रिटिश एट दैट टाइम, बट सर सैयद अहमद खान केम फॉरवर्ड एंड वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के पास इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि वो ब्रिटिश के साथ बात कर सके, क्योंकि हम एजुकेशनली बहुत ही पीछे थे। इसकी वजह मैंने एक आपको बताई थी कि जो मुगलों का रूल था, उन्होंने कोई एजुकेशन पे काम ही नहीं किया। उन्होंने जस्ट मॉन्यूमेंट्स बनाए, गार्डन बनाए, मस्जिदें बनाई, ये सारी चीजें भी होती हैं लाइफ में। बट कोई ना स्कूल बनाया, ना कोई कॉलेज बनाए। तो मुस्लिम्स मोरली, एजुकेशनली बिल्कुल लो थे। तो मुस्लिम्स के पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि भाई, अभी यहाँ जरूरत ही नहीं थी कि वो ब्रिटिश के साथ इंग्लिश में कैसे बात करें, उनके पास तालीम ही नहीं थी। तो क्या होता है, सर सैयद अहमद खान साहब वहां पे निकलते हैं या आते हैं, और वो काम करते हैं मुस्लिम्स के लिए। लाइफ क्या है, सर सैयद अहमद खान की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन ऑफ होली कुरान, अरबिक एंड पर्शियन। इनको अरबी भी आती थी और फारसी भी आती थी। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन होली कुरान, हिस्ट्री, साइंस एंड पॉलिटिक्स। फिलोसफी भी जानते थे, साइंस भी जानते थे, हिस्ट्री, होली कुरान सब ये इनमें एक्सपर्ट थे। इन्होंने 42 बुक्स लिखी हैं। ठीक है, कितनी किताबें लिखी हैं सर सैयद अहमद खान ने? 42 बुक्स लिखी हैं। He worked for awakening of the Muslims in subcontinent after war of independence, जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इन्होंने मुस्लिम्स की अच्छाई के लिए कुछ काम किए सब कॉन्टिनेंट में। वो क्या थे वो हम पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशंस क्या थे सर सैयद अहमद खान के मुस्लिम्स के लिए? ब्रिटिश हेल्ड ओनली मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 एंड कोऑपरेटेड विद हिंदूज। इवन दे वर आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटेड विद मुस्लिम। वही बात है कि ब्रिटिश ने रिस्पॉन्सिबल किया इस जंग का, किसको? मुस्लिम्स को।
हिंदूज को नहीं किया, उनकी साइड लेके बैठ गए। तो बट आपको पता है दोनों इक्वली पार्टिसिपेट दोनों ने की थी इस जंग में, हिंदूज भी इन्वॉल्व थे और मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व थे। सिर्फ सिखों ने ब्रिटिश का साथ दिया था, जो मैंने आपको बताया था। Sir Syed carefully evaluated the conditions of Muslims who were going backward economically, politically, education and socially। तो सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले तो इन मुस्लिम्स की हालात देखी कि इनसे इनका जो है ना, इनके ऊपर क्या क्या चीजें ब्रिटिश ने की हुई हैं, वो चीजें एवेल्युएट की, एनालाइज की। उसके बाद जो है ना, इसने सोचा कि एक मूवमेंट चलाई जाए जिससे मुस्लिम्स को रेस्क्यू किया जाए यहाँ से। अभी मुस्लिम्स आप देखें सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो है ना बिल्कुल पीछे हो चुके हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। अभी ये क्या करते हैं, इनकी कुछ मूवमेंट्स हैं वो देखते हैं। सर सईद अहमद खान ने एक मूवमेंट चलाई थी जिसका नाम था अलीगढ़ मूवमेंट। इस अलीगढ़ मूवमेंट का क्या मकसद था, इसके दो प्रिंसिपल्स थे। ठीक हो गए, याद रखिए क्या प्रिंसिपल्स थे। ये एमसीक्यूज में नहीं आएगा, बट आपको हिस्ट्री के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे आगे चल के जो पाकिस्तान बनता है वो इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बेस पे बनता है। यहाँ जो ये कह रहा था इसके कंट्रीब्यूशंस थे, उसको देख के अल्लामा इकबाल कायदे आजम ने फिर, या दूसरे इसके स्टूडेंट्स थे इसकी स्कूल में, कॉलेज में, फिर वहां से बच्चे निकले थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम, इसने सबसे पहले कहा कि भाई मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन दी जाए या उन पे उनको काम करना चाहिए। दूसरा इसका एजेंडा था कि कोऑपरेशन विद ब्रिटिश, कि ब्रिटिश के साथ आपने करना है कोऑपरेट। ये क्यों कह रहा था, ये इसलिए कह रहा था कि जो हिंदूज थे उन्होंने जाके हाथ पकड़ा था ब्रिटिश का, मुस्लिम्स हो गए थे अकेले। अभी अकेले मुस्लिम्स तो लड़ नहीं सकते थे ना। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि भाई सबसे पहले तो आप मॉडर्न एजुकेशन पे काम करें, आपको कम से कम इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, ताकि आप ब्रिटिश से बात तो कर सकें, क्योंकि वो तो अंग्रेजी बोलते हैं, आप जो है ना अपनी रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो काम कैसे चलेगा। दूसरा, अगर आप अभी ब्रिटिश ने आपको पूरा दबा दिया है, अगर अभी आप ब्रिटिश के खिलाफ होंगे तो फिर आप और दबा दिए जाओगे। तो आपने सबसे पहले उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनकी बात माननी है, वो जैसे कहें ऐसे करना है। उन पोजीशंस पे वापस आना है जहां पे आपको जॉब्स थी, वहां पे आना है। फिर आपने जो है ना अलग कोई आवाज उठानी है, काम करना है। अभी देख लो, ये इसकी बड़ी बड़ी अप्रोच थी, अच्छी अप्रोच थी। He believed that modern education, scientific education was the matter of life and death to compete with Hindus। क्योंकि हिंदूज उस टाइम बड़े इंटेलेक्चुअल थे। तो सर सैयद अहमद खान कह रहे थे कि अगर आपके पास साइंटिफिक नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी, तो आप हिंदूज के साथ compete तो कर सकते हैं। He advised Muslim to cooperate with British in order to gain power and participate in various posts। क्योंकि वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ना जहां पे भी मुस्लिम्स के पास जितनी भी जॉब्स थी उनको निकाल दिया गया था, पावर से निकाल दिया गया, हर चीज से निकाल, क्योंकि हुकूमत भी मुगलों की खत्म हो चुकी थी। तो मुस्लिम्स बिल्कुल पीछे चले गए थे। तो इन्होंने कहा कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि आप अपनी पीछे वाली जो प्रीवियस आपके पास पोस्टें थी, जॉब्स थी, उन पे आ सकें। तो कोऑपरेट करेंगे तब आएंगे ना, ऐसे थोड़ी आएंगे कि आपको वो दे दें। तो इन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स इंप्लीमेंट किए इन प्रिंसिपल्स को जो है ना यूज करने के लिए। तो ये प्रिंसिपल्स थे दो, कि मॉडर्न एजुकेशन मुस्लिम्स लें और उसके साथ ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करें। दो प्रिंसिपल्स थे, इन पे इन्होंने काम किया। इंटेलेक्चुअल क्या सर्विसेज थी, इन्होंने 42 किताबें लिखी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। पहली किताब इन्होंने लिखी खुतबत जो है ना अहमदिया, जिसको कहा जाता है, इन द आंसर ऑफ इंग्लिश मैन हु रोट बुक अगेंस्ट। एक अंग्रेज था, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताब लिखी थी, जो है ना उसके अगेंस्ट में जो है ना सर सैयद अहमद खान ने उनको जवाब दिया था। खुतबत अहमदिया के नाम से किताब लिखी थी, ताकि उसको पता चल सके। दूसरी इन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, ये एमसीक्यूज में एसपीएससी निकालता है, ये आपने याद रखनी है। ही रोट एन अनदर बुकलेट जिसका नाम था काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ये जो 1857 में जंग हुई ना, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पे इन्होंने एक किताब लिखी, बुकलेट लिखी, जिसका नाम था काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट गुडविल बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स आफ्टर वार ऑफ 1857। इन्होंने इसमें काजेज बताए कि इंडियन रिवोल्ट क्यों हुआ। सही हो गया, जिसमें इन्होंने जवाब दिया कि भाई सिर्फ मुस्लिम्स नहीं थे, क्योंकि देखो ना मुस्लिम्स के पास जुरत तो थी नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजी जानते नहीं थे और ये पढ़े लिखे बंदे थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी अंग्रेजी में, ये किताब काजीज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। तो इन्होंने कहा कि यार अगर मैं ये किताब या बुकलेट जो है ना ब्रिटिश तक मेरा पहुंच जाए, ब्रिटिश पढ़ें, ब्रिटिश को पता चले, उनकी दिल में गुडविल पैदा हो,
उन्हें भी पता चले कि ये सिर्फ मुस्लिम्स नहीं थे, इनमें हिंदूज भी थे, सब थे, जितने भी इंडियंस हैं उन्होंने जंग की, आप मुस्लिम्स को जो है ना बैकवर्ड क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी ताकि मुस्लिम्स के लिए अच्छी जो है ना गुडविल पैदा हो सके ब्रिटिश के अंदर। सही हो गया। तो ये किताब लिखी थी, ये पेपर में आती है, काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। किसने किताब लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। एक एमसीक्यूज आपने यहां से याद रखना है। दूसरा, इन्होंने एक तहजीबुल इखलाक मैगजीन सर सैयद अहमद खान ने जो है ना पब्लिश करवाया, मोरल करेक्शन ऑफ मुस्लिम्स इन सब खाने, तो उनको इखलाकियात समझाई जाती थी। ये हर मंथली मैगजीन आता था जिसका नाम था तहजीबुल इखलाक। सही होगा। यह भी इसकी सर्विस थी सर सैयद अहमद खान की, ताकि मुस्लिम्स का जो मोरल डाउन है उनको ठीक किया जाए, उनको समझाया जाए उठना कैसे होता है, बैठना कैसे होता है, किसके साथ कैसे बात करनी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल बैकवर्ड थे। तो यह भी इनका काम था कि उन्होंने एक मैगजीन हर महीने जो है ना रिलीज करवाते थे सर सैयद अहमद खान, ताकि मुस्लिम्स की इखलाकियात भी जो है ना मेंटेन की जाए। ही अटेम्प्टेड टू क्रिएट गुड कॉन्टेक्ट बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो इनका मेन थीम क्या था कि ये चाहते थे ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स के बीच में अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत में वो थे। एजुकेशनल सर्विस, यहां से भी एमसीक्यूज आते हैं, याद रखिएगा। ही सा दैट सर्वाइवल ऑफ मुस्लिम इज गेटिंग मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन ओनली। तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स का जो सर्वाइवल है वो सिर्फ ही सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन में है। ये वो मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन लेंगे तो वो बच सकते हैं, अगर नहीं लेंगे तो वो फिर पीछे हो जाएंगे। At that time, Muslim did not send their children into English schools, but he insisted them to admit। तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी कि मुस्लिम्स तो थे, वो अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल्स में नहीं भेजते थे। क्यों नहीं भेजते थे? कि कुछ हमारे मौलवी हजरात ने वहां पे फतवा दी हुई थी, क्योंकि जो गोरे हैं ये जो है ना खुदा को नहीं मानते, ये नहीं करते, तो इनकी जबान आपने सीखनी नहीं है। तो जो हमारे पहले ही मुस्लिम बेचारे बैकवर्ड थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश स्कूल में हम नहीं भेजेंगे बच्चों को। तो इन्होंने उनको जो है ना बहुत ज्यादा फोर्स किया मुस्लिम्स को कि भाई जा बच्चों को जरूर इंग्लिश स्कूल्स में भेजें, ताकि वो इंग्लिश सीख सकें और आगे चल के बात कर सकें। देखना इनका रिजल्ट क्या निकलता है। He believed that Muslim could only compete with Hindus and British through modern and Western education। इन्होंने कहा कि जो ये वेस्टर्न एजुकेशन हमारे सब कॉन्टिनेंट में चल रही है, तो ये मुस्लिम्स के लिए ही जो है ना सर्वाइवल के लिए है कि ये इनसे ही कॉम्पीट कर सकते हैं, और कोई चारा ही नहीं है। इन्होंने क्या किया? सर सैयद अहमद खान ने स्टेब्लिश की साइंटिफिक सोसाइटी इन मुरादाबाद। पहला एमसीक्यूज। दूसरा ये भी याद रखना है, डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है कि साइंटिफिक सोसाइटी मुरादाबाद में कब बनाई गई? 1864 में सर सैयद अहमद खान ने बनाई। इसका काम क्या था? काम तो आपसे नहीं पूछेगा, जो है ना ये बता देता हूँ क्या था। हुज मेन ऑब्जेक्ट वाज टू ट्रांसलेट बुक्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज इनटू उर्दू इन अ जर्नल नेमली अलीगढ़ इंस्टीट्यूशन गेजेट इन 1866। इस साइंटिफिक सोसाइटी का क्या मतलब था? सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा कि भाई जो फॉरेन लैंग्वेजेस में किताबें आती हैं, जो अंग्रेजी में लिख के आती हैं या किसी और लैंग्वेज में आती हैं, उनको ट्रांसलेट करो। उसमें इसने लोग बिठाए, वो उर्दू में ट्रांसलेट करते थे, क्योंकि उर्दू मकामी जबान थी उस टाइम। तो क्यों करवा रहे थे? ताकि जो मुस्लिम्स हमारे बैकवर्ड हो चुके हैं वो किताब पढ़ें और उससे सीख सकें, ताकि उनको मोरली या जो वेस्टर्न का एक कल्चर है वो इम्प्लीमेंट हो, और उन्हें पता चले कि हमें किस तरीके से हिंदूज के साथ कॉम्पीट करना है, क्या क्या उनके व्यूज ऑब्जेक्ट, और वो मोरली हाई हो जाए। उनका मेन थीम ये ही था। तो इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनवाई 1864 में। ठीक हो गया। वो क्या करती थी? वो जो है ना पब्लिश्ड इन टू लैंग्वेज, उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू से इंग्लिश में, फिर इंग्लिश से उर्दू, इस तरीके से ये ट्रांसलेशन का काम होता था, ताकि जो है ना लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो ये भी इसका काम था। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम है, ही स्टैब्लिश्ड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल, जिसको MAO स्कूल कहा जाता है। ये अभी भी है। 1875 में ये बनाया गया। वेयर मॉडर्न इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी एजुकेशन वाज स्टार्ट। इन्होंने एक स्कूल बनवाया जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल, ओरिएंटल स्कूल। सही है। 1857। पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये स्कूल कब बनाया गया? MAO आपने याद रखना है। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने ये स्कूल बनवाया था। इसमें ये मॉडर्न एजुकेशन की तालीम दिलवाते थे, हिस्ट्री बताते थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, जियोग्राफी वगैरह बताते थे। तो इन पे ये काम होता था। फिर इस स्कूल को जो है ना कॉलेज बनाया गया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्टूबर CC की स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया था कि कॉलेज कब ये बना था, स्कूल को कब कॉलेज बनाया गया, MO स्कूल को कॉलेज बना था ये 82 सालों के बाद 1877 में।
सही हो गया। और फाइनली इनकी डेथ के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई, वो बनी थी 1920 में। तो ये तीन चीजें आपने जरूर याद रखनी है। जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था वो 1875 में बनाया गया। फिर उसको कॉलेज कब किया गया? 77 में। और उसको यूनिवर्सिटी कब किया गया? 1920 में। ये तीन में से एमसीक्यूज आते रहते हैं। ये किसकी कंट्रीब्यूशन थी? सर सैयद अहमद खान की थी, जहां पे वो मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाते थे। ठीक हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल सर्विसेज इनकी क्या थी? सियासी सर्विसें। आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल कंडीशंस तो पैथेटिक थी मुस्लिम्स के लिए, मुगलों का रूल खत्म हो चुका था। हिंदूज ने साइड ली ब्रिटिश की। मुस्लिम्स आइसोलेशन का शिकार हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया? देयर फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवर क्या था मुस्लिम्स के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए कि नेसेसरी है कि उनको पॉलिटिकल चीजें भी आनी चाहिए। ही आस्क्ड मुस्लिम, इन्होंने क्या कहा कि टू अवॉइड फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड अटेन मॉडर्न एजुकेशन। इन्होंने एक एडवाइस दी मुस्लिम्स को, कहा कि भाई आप पॉलिटिक्स से दूर रहें, पॉलिटिक्स सियासत ना करें, अपनी मॉडर्न एजुकेशन पे जो है ना ध्यान दें। मैंने आपको साइंटिफिक सोसाइटी भी बना के दी है, स्कूल भी बनाया है, कॉलेज भी बनाई है, आप उनमें तालीम हासिल करें, अच्छी तालीम हासिल करें, ताकि आपकी ब्रिटिश के साथ गुडविल पैदा हो सके और सियासत से दूर रहे। सियासत अभी नहीं करें, इन्होंने रोका था कि सियासत ना करें। ही स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड मुस्लिम्स फ्रॉम ज्वाइनिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी क्या होता है, ये 1885 में कांग्रेस बन चुकी होती है। ये मेजॉरिटी इसमें मुस्लिम्स भी थे, बट मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदूज थे कांग्रेस में। ये आपने समझना है। ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाई गई? 1885 में बनाई गई थी। विच वॉज फॉर्म्ड बाय रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ए ओ हुमी एक्टोविन। होमी उसका नाम था। ये ब्यूरोक्रेट थे, ये रिटायर्ड थे। इन्होंने एडवाइस दी थी इंडियंस को कि जो है ना क्या करें, ये एक पार्टी बनाएं जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट बिकॉज इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, तो मुस्लिम कह रहे थे हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि भाई आप पॉलिटिक्स को अवॉइड करें, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है इसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है ना हिंदू ज्यादा है, तो वो आपके इंटरेस्ट में नहीं है। ये देखना है आपने बातें आगे चल के कि कितनी सिमिलरिटी हो रही है, जो सर सैयद अहमद खान उस टाइम रोक रहे हैं इन मुस्लिम्स को। He said to Muslim that they should not trust on Hindus because they could not friends of Muslims। इन्होंने कहा कि वो हिंदूज पे इतना ट्रस्ट ना करें, वो मुस्लिम्स के फ्रेंड्स नहीं है। ही फर्स्ट टाइम ओपनली एडवोकेटेड टू नेशन थ्योरी। अभी आपको फर्स्ट क्लास में इस पीडीएफ में टू नेशन थ्योरी बताई थी। अभी आपको थोड़ा बहुत वहां से जो है ना उसके साथ लिंक करना है कि ये क्यों हो रहा है टू नेशन थ्योरी, जिसमें हम जो है ना हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर। ये मैंने आपको बताया था टू नेशन थ्योरी का मतलब है। तो ये फर्स्ट टाइम सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने ओपनली एडवोकेट किया था इस बात को कि हिंदूज एंड मुस्लिम आपस में नहीं रह सकते, वो डिफरेंट है एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, सो दे कैन नॉट लिव टुगेदर। सही हो गया। तो वो इनसे रोक रहे थे। यहां से क्वेश्चन क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाई गई? 1885 में। किसने बनाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। इसका नाम आपने होमी याद रखना है। इस जो है ना ब्यूरोक्रेट ने बनाई थी, ये इसकी एडवाइस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इसमें मेजॉरिटी हिंदूज की थी। सही होगा। फिर आगे चल के हम देखेंगे मुस्लिम लीग बनती है, वो मुस्लिम्स बनाते हैं। तो इनका ये कहना था कि भाई आप मॉडर्न एजुकेशन पे काम करें और ब्रिटिश के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, उससे जो है ना आपकी बेहतरी होगी। पॉलिटिक्स से दूर रहें, हिंदू से दूर रहें। वो जो है ना वो आपके साथ साथ तो देते हैं, बट फाइनली आपको सामने करके पीछे हट जाते हैं। जैसे आपने वार ऑफ इंडिपेंडेंस में देखा कि लड़े तो दोनों थे, बट जो है ना टारगेट किसको किया गया? मुस्लिम्स को किया गया, और हिंदूज जो थे वो ब्रिटिश के साथ हो गए। तो सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि ये दोनों ये आपके कोई कभी भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। ये टू नेशन थ्योरी उन्होंने ओपनली एडवोकेट किया कि ये डिफरेंट हैं दोनों, ये साथ में काम नहीं कर सकते। ये सर सैयद अहमद खान की अप्रोच थी। एनालिसिस क्या है? सर सैयद अहमद खान को दो तरीकों से देखा जाता है सब कॉन्टिनेंट में। एक का व्यूज है प्रोग्रेसिव, दूसरे ऑर्थोडॉक्स। ये दो देखिएगा, इनके पर्सपेक्टिव्स क्या है। प्रोग्रेसिव इसको किस तरीके से समझते हैं कि ही वर्क टू मेक इस्लाम एंड मॉडर्निटी कंपैटिबल विथ ईच अदर। इन्होंने दोनों को साथ लेके जो है ना चला था, इस्लाम को भी लेके चल रहा था, और जो मॉडर्निटी थी उस टाइम में मॉडर्न था उसको भी साथ में लेके चल रहा है। ये जो सेक्युलर बंदे हैं ये उसकी बात हो रही है। ही वॉज नॉट अगेंस्ट इस्लाम, ये इस्लाम के अगेंस्ट नहीं था।
सही हो गया। ही कंट्रीब्यूटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम, इस्लाम को मॉडर्न करना चाहता था। ही री इंटरप्टेड इस्लामिक वैल्यूज इन रीडिफाइंड सोशल पॉलिटिकल, एंड जो उनका अपना उस टाइम सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस टाइम में, वो उस इस्लामिक वैल्यूज को लाना चाहते थे। तो वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं थे, क्योंकि इन पे फतवा लगी थी कि ये इस्लाम के खिलाफ है। तो ये दोनों को साथ लेके चलता था। ये जो प्रोग्रेसिव हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका व्यूज है। फिर जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो रिलीजियस बंदे हैं, बिल्कुल मौलवी टाइप, उनका क्या व्यूज था इनको लेके? ही ट्राइड टू वेस्टर्नाइज इस्लाम। ये कह उनका व्यूज है कि ये जो है इस्लाम को वेस्टर्नाइज करना चाहता था। ही वॉज अगेंस्ट इस्लाम, ये इस्लाम के अगेंस्ट था। ही वॉज लॉयल विद ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के साथ लाए, क्योंकि ये बार बार कह रहा था ना कि ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करो। तो मौलवी लोग कह रहे थे कि ये ब्रिटिश का बंदा है। He tried to mix up Islam with Western values and framework. Religious Orthodox strongly opposed his contributions. तो इसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, रिलीजियस जो लोग हैं इसको नहीं मानते हैं, कहते हैं कि भाई ये इसने काम नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी एनालिसिस पेश करें। ये अच्छा बंदा था या ऑर्थोडॉक्स था या प्रोग्रेसिव था? ये सही कह रहा था या गलत कह रहा था, ये बताएं। सर सैयद अहमद खान की क्या अप्रोच थी? आपने सुन लिया ना सारी बातें इसकी, सारी डिटेल में समझा है। तो ये मुस्लिम्स के लिए सही काम कर रहे थे, या जो है ना मुस्लिम्स को पीछे धकेल रहे थे? प्रोग्रेसिव था, प्रोग्रेसिव, बिल्कुल। वेरी गुड। क्या लिखा है आपने? 701 ने सही पूछ रहा था, बट ये बंदा थोड़ा सा क्लियर लिखे भाई। देखो ना, उस टाइम ये सिचुएशंस थी, और ये इसकी जो एनालिसिस थी या जो इनके काम थे, ये बेहतर थे उस टाइम। उस टाइम आप इतने गट्स ही नहीं थे कि ब्रिटिश के साथ बात कर सको। अच्छी बात थी ना, तो पहले मॉडर्न एजुकेशन तो लो, पहले इंग्लिश तो सीखो। ब्रिटिश के पास चलो जाओ, आप जाओ उनके पास जॉब लेने जाओ, तो आप उनसे बात तो कर सको। यहाँ आप कहो कि नहीं, बस हम जो है ना इन चीजों को नहीं, अंग्रेजी को नहीं मानते, ये नहीं करते, क्या होगा? ब्रिटिश जो हिंदूज फायदा ले गए थे, बड़ा फायदा ले गए थे। यही चीज ये जो है ना बेचारा उस टाइम कह रहा था कि ये चीज करो। फिर हम इवेंट पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये 1905 में अभी हम आ चुके हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे फिर ये इवेंट। हाँ हाँ, आज भी वही मैंने कहा ना, इस पे फतवाएं लगती हैं, यही बातें होती है ना कि ये ब्रिटिश के साथ लॉयल था, ये इस्लाम के साथ अगेंस्ट था, बट ऐसा नहीं था। ऐसा ये उस टाइम जरूरत थी, उस टाइम ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट बुकलेट बनाना, और उसके साथ साथ ये स्कूल्स बनवाना, कोई आप इसको मजाक ले रहे हैं? कि इससे किसको फायदा हुआ? मुस्लिम्स को फायदा हुआ। अभी आप आए तो सही आगे, हिस्ट्री समझे ना, अभी आगे आप आएंगे, देखेंगे इनके काफी स्टूडेंट्स इन स्कूल्स और कॉलेजेस से निकलते हैं, पढ़ के निकलते हैं, जिनको बड़ा शऊर आ जाता है, उनको पता चलता है, वो नॉलेज लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उनको चीजें। वरना मुस्लिम्स की इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि ब्रिटिश के सामने बात कर सके। आगे आप जा चलेंगे, आप देखेंगे ये पार्टीशन मुस्लिम्स करवा रहे होते हैं। मुस्लिम्स फोर्स करते हैं ब्रिटिश को कि बंगाल को तोड़ा जाए। तो मुस्लिम्स की बातें मानी जाती हैं आगे, क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि उनमें शऊर आ चुका होता है, वो पढ़े लिखे हो जाते हैं, उनके पास तालीम होती है। वो किसने दी? सर से अमन खान ने दी ना। ऐसे तो वो तो कह रहे थे हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो जो है ना क्या कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हम नहीं पढ़ना चाहते, ये ब्रिटिश की है। काफी चीजें थी जो इन्होंने काम किया था, इसका रिजल्ट आपको। यस, नो डेयर टू टॉक विद अमेरिका। अमेरिका तो भाई सुपर पावर है अभी। काम नहीं करते ना, हम साइंटिफिकली कोई काम नहीं करते ना, तो हम कैसे फिर बात कर पाएंगे? वो सारा दिन हर 4 मिनट के बाद अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर वन में जहाज बनाता था, जंगी जहाज। 4 मिनट बाद, आपकी सोच है। तो इतना उन्होंने साइंस पे काम किया है। कहाँ तक हमने किया था? इंडस वाटर ट्रीटी शायद हमने पढ़ ली थी। इंडस वाटर ट्रीटी तक हमने किया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ओके ओके,
ये इवेंट आपने याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कब बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, वन लाइनर्स हैं। 1948 में स्टेट बैंक को बनाया गया। ठीक हो गया। इसकी इनाग्रेशन किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आता है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी इनाग्रेशन की थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यह भी काफी दफा एसपीएससी में, पाकिस्तान अफेयर्स में एमसीक्यूज आए हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास करवाया गया, यह पास करवाया गया 12 मार्च 1949 को। यह भी एमसीक्यूज आपने याद रखना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 12 मार्च को आया था। यह लियाकत अली खान पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ना, पाकिस्तान आजाद हुआ तो कोई आइन नहीं था, तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया था जिसमें कुछ हुकूक वगैरह, पाकिस्तान को चलाने के लिए क्या क्या चीजें हैं, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसे कहा जाता है। वो 12 मार्च को पास करवाया गया। तो ये काफी चीजें फिर आगे भी आएंगी। ये रिपीटेड एमसीक्यूज आएंगे, आपको याद हो जाएंगे, थोड़ा सा आपने वो पेशेंस रखनी है। लियाकत नेहरू पैक्ट, नेहरू प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का उस टाइम, पाकिस्तान का था लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने एक पैक्ट साइन किया 1950 में मिनॉरिटीज को लेके, क्योंकि कुछ हमारे मुस्लिम्स इंडिया चले गए थे, वहां से कुछ हिंदूज इधर आ गए, तो मिनॉरिटीज को लेके कुछ इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम है लियाकत नेहरू पैक्ट। वो हुआ था 1950 में। यह क्वेश्चन तीनों आपके पास आ चुके हैं, एसपीएससी में आते रहते हैं। स्टेट बैंक कब बनाई गई, 1948 में। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया, मार्च 1949 में। लियाकत नेहरू पैक्ट 1950 में हुआ। उसके बाद 1950 में क्या होता है, ये इवेंट्स वाइज हम चल रहे हैं। आईएमएफ, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहा जाता है, जो है ना, ये लोन वगैरह देती है कंट्रीज को। तो पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था 1950 में। वर्ल्ड बैंक को भी 1950 में ज्वाइन किया था। उसके बाद जो फर्स्ट लियाकत अली खान थे, यहाँ से हमारा कत्लेआम शुरू हो गया। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था वहाँ उसको गोली मार दी गई पाकिस्तान में। लियाकत अली खान साहब को अच्छा काम कर रहे थे बहुत। 1951 में 16 अक्टूबर 90 जो है ना 51 में, अक्टूबर के मंथ, ये एमसीक्यूज फिर नीचे भी पढ़ेंगे, जो है ना, अभी बता देता हूँ। 1951 में इसको असासिनेट किया गया, शहीद किया गया लियाकत अली खान को। और ये फर्स्ट थे प्राइम मिनिस्टर जिनको गोली मार दी गई। ठीक हो गया। तो ये देखें, अभी आजादी हमने 47 में ली है, उसके 4 साल बाद पहले प्राइम मिनिस्टर को हमने उड़ा दिया पाकिस्तान में। तो ये हालात हैं आपकी शुरू से। लियाकत अली खान को ये क्वेश्चन आता है कब असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया, 1951, 16 अक्टूबर 1951। सही हो गया। उसके बाद ये पाकिस्तान जो है ना, एयरलाइन जो है वो कब बनाई गई, 1955 में बनाई गई थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। उसके बाद क्या होता है, मार्शला लग जाती है पाकिस्तान में। फर्स्ट मार्शला किसने लगाई, सिकंदर मिर्जा ने। मिर्जा साहब लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे हम आएंगे वहां पे आपको थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ पे आपने जस्ट ये याद रखना है, क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट मार्शला पाकिस्तान में कब लगाई गई। वो लगाई गई 1958 में, पहली मार्शला। मार्शला आई थिंक आप समझ रहे होंगे, 1958 में लगाई गई। जो है ना, किसने लगाई थी, सिकंदर मिर्जा, ये जनरल था आर्मी का, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, और ये पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। ये भी हम आगे चल के थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा सा सब्र रखें। फिर क्या होता है, पाकिस्तान गवादर परचेज करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। किससे परचेज किया, ओमान। ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, ओमान अरब कंट्री है, वहां से पाकिस्तान ने गवादर परचेज किया था 1958 में। कब परचेज किया, 1958 का ये भी वाकया है कि पाकिस्तान ने जो अभी गवादर आपको नजर आ रहा है, ये किससे परचेज किया था, ओमान से परचेज किया था। कब की बात है, 1958 की बात है। उसके बाद 60s में इंडस वाटर ट्रीटी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। उसके बाद होता है तशकंत डिक्लेरेशन, जिसे कहा जाता है, तशकंत कहा जाता है। तशकंत है कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। किसका दारुल हुकूमत है, उज्बेकिस्तान कंट्री है सेंट्रल एशिया में, उसका कैपिटल है। ये कब हुआ था, 1966 में हुआ था। ये क्या था, जब 1965 में इंडिया एंड पाकिस्तान की होती है जंग। ठीक होगा, जो आपको आपने सुनी होगी। तो वो जंग होती है, तो उस जंग बंदी को रोकने के लिए ये एक डिक्लेरेशन या ट्रीटी पैक्ट साइन किया जाता है जिसका नाम है तशकंद डिक्लेरेशन। मतलब उज्बेकिस्तान तशकंद में किया जाता है, इसलिए इसका कैपिटल का नाम है। तो ये आता है, क्वेश्चन आता है, तशकंद डिक्लेरेशन कब हुआ, 1966 में।
इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था अयूब खान। ये तशकंद में मिले थे, उन्होंने एक साइन किया था पैक्ट, जिसको तशकंद डिक्लेरेशन कहा जाता है। कल हमने पढ़ा था ओआईसी कब बनाई गई, 1969 को ओआईसी फाउंडेड, एंड इट्स सेकंड समिट जो हुई ओआईसी की थी वो लाहौर में हुई थी। ये बहुत ही अच्छी हुई थी, जिसमें गद्दाफी आया था लिबिया का, जुल्फकार अली भुट्टो, बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज ने लाहौर में शिरकत की थी। क्योंकि मुस्लिम दुनिया की ये ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी। तो ये क्वेश्चन आता है कि ओआईसी की सेकंड समिट कहाँ पे हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन आता है। सेकंड समिट पहली तो हमने पढ़ी थी ना 25 सितंबर, कल हम आपको बताया मोरक्को में हुई, रब्बात में। ये कल आपको ओआईसी में बताया था। तो सेकंड समिट जो ओआईसी की हुई, मीटिंग जो हुई वो लाहौर में हुई थी। और जो है ना 1974 की ये बात है। सही हो गया। पीपल्स पार्टी लाहौर में बनाई जाती है 1967 में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद सवात जो है उसको इंक्लूड किया जाता है पाकिस्तान, सवात एक स्टेट था उस टाइम, रियासत था, तो उसको इंक्लूड किया जाता है पाकिस्तान के साथ 1969 में। सही हो गया। और 74 में क्या होता है आपको बता दिया, सेकंड समिट होती है लाहौर में ओआईसी की। कल शायद ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। फर्स्ट पाकिस्तानी अशरफ अमान, इन्होंने केटू पे जो है ना समिट किया था, 1977 की बात है। 1973 में हमारा आइन आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1979 में क्या होता है, डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज मिलती है फिजिक्स में। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना। 1985 में सार्क हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, जिसका पाकिस्तान भी मेंबर है, तो वो बनाई गई थी। 1992 में क्या होता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट का, किससे, इंग्लैंड से। ठीक हो गया। 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, किसको हराया था, इंग्लैंड को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी बता रहा हूँ। 1998 में क्या होता है, 28 मई को, ये पूरी डेट आपको याद रखनी होगी, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने टेस्ट किया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक हो गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर बम बनाया था उसकी टेस्टिंग की थी, और इससे